चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साइज रिडक्शन यूनिट ऑपरेशन में से साइज रिडक्शन यानी बड़े साइज को छोटा कर लेना, बड़े साइज को छोटा कर लेना है ना। इसको कि हम ग्राइंडिंग कह सकते हैं, पीसना कह सकते हैं, है ना। तो अब उसमें अलग अलग तरह के एपरेटस काम में ली जाती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, तो उसमें डिफरेंट मील काम में ली जाती हैं। तो जिसमें है बॉल मील में पूछा है यहाँ पे आपके कि बॉल मील का सिद्धांत बताइए, बॉल मील किस सिद्धांत पे काम करती है। तो द बॉल मील ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अगर आपके क्वेश्चन में ये इम्पैक्ट और एट्रिशन आंसर में ये लिखा होगा, अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है तो पूरे में से पूरे नंबर है ना। द बॉल मील ऑपरेट्स ऑन द इम्पैक्ट समझ रहे हो आप, बॉल जिस मटेरियल को साइज रिड्यूस करना है उस पर बॉल जोर से गिरी तो जो वो दबाव लगा उसको कहते हैं इम्पैक्ट। और उस बॉल ने उस मटेरियल को जो रगड़ दिया सरफेस के साथ, मील की सरफेस के साथ जो रगड़ दिया उसको कहते हैं एट्रिशन। तो बॉल मील में दोनों ही सिद्धांत काम में आते हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, समझ गए। तो द बॉल मील ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन वेयर द ग्राइंडिंग एक्शन इज अचीव्ड बाय कॉलिजन्स, जोर जोर से टकराहट जो होती है, भचीड़े जो उठते हैं ना मील में, बिटवीन द ग्राइंडिंग बॉल्स एंड द पाउडर। अब देखिए बॉल मील की कंस्ट्रक्शन भी समझ लेते हैं साथ साथ। तो बॉल मील के अंदर एक बड़ा सा हॉलो सिलेंडर होता है जो कि माउंट होता है मेटेलिक फ्रेम में। एक मेटेलिक फ्रेम के अंदर बड़ा सा हॉलो खाली सिलेंडर लगा हुआ रहता है ना, अलाउइंग टू रोटेट, जो कि मेटेलिक फ्रेम जो है उसको घुमाने में सहायता, वो बॉल मील में का जो सिलेंडर है वो लगातार घूमता रहता है। तो द सिलेंडर उसके अंदर क्या होती है, ग्राइंडिंग बॉल्स, उस सिलेंडर के अंदर बॉल्स भरी हुई रहती है ना। और साथ ही साथ द बॉल मील, द सिलेंडर कंटेन्स ग्राइंडिंग बॉल्स कितना, जो टोटल सिलेंडर है उसके 30 से 50% भाग में क्या भरी है, ग्राइंडिंग बॉल्स, है ना। मील वॉल्यूम के टोटल 30 से 50% में क्या भरी है, ग्राइंडिंग बॉल्स। और जो बॉल की साइज है वो डिपेंड करती है कि आपको कितना ज़्यादा मटेरियल बारीक करना है ना। और मील कितनी बड़ी है, मील का डायमीटर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से बॉल की साइज सेलेक्ट की जाती है। अब बोथ द सिलेंडर एंड बॉल्स आर टिपिकली मेड ऑफ मेटल, दोनों मेटल की बनी है, विद क्रोम लाइनिंग, क्रोम की लाइनिंग। इन सम केसेस द सिलेंड्रिकल में बी लाइंड विद रबर और पोर्सिलिन की भी लाइनिंग हो सकती है, रबर और पोर्सिलिन की भी बॉल के ऊपर, है ना। अब देखिए काम कैसे होता है, इसमें वर्किंग कैसे होती है। जिस सब्सटेंस को साइज रिड्यूस करना है, जिस सब्सटेंस का साइज रिड्यूस करना है उसको बॉल मिल में भर दिया। द सब्सटेंस टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर में भर दिया। एंड द मील इज सेट इन रोटेशन, और जैसे ही कटका ऑन किया, जैसे ही पावर सप्लाई गई तो मील ने, उस सिलेंडर ने क्या किया, रोटेट होना चालू कर दिया। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज क्रूशियल, वो स्पीड की जो रोटेशन की जो स्पीड है वो बहुत बड़ा सेट ऑफ पॉइंट है जिसको सेट रखना है अपन को, डिटरमाइनिंग द ग्राइंडिंग बिहेवियर, किस तरह का अपन को ग्राइंडिंग करानी है, बारीक करानी है, मोटी ग्राइंडिंग करानी है, बहुत ज़्यादा बारीक करानी है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ रोटेशन पे। लो स्पीड पे ग्राइंडिंग बॉल जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही स्लाइड करेंगी, उससे कोई तरह की ग्राइंडिंग नहीं होगी। तो रिजल्टिंग इन मिनिमल साइज रिडक्शन, उसमें बिल्कुल बहुत जीरो के बराबर साइज रिडक्शन होगा, क्योंकि बॉलें अपने एक दूसरे के ऊपर ही लुढ़कती रहेंगी। और ऑप्टिमल ग्राइंडिंग अकर्स एट अबाउट 2/3 ऑफ द क्रिटिकल स्पीड, सबसे तेज जो स्पीड है उसके 2/3 भाग में, जो उसकी 2/3 स्पीड जो है वो एकदम ऑप्टिमल स्पीड कहलाएगी, समझ रहे हैं आप। उससे क्या होगा, जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी का बैलेंस बैठेगा। बॉल क्या होगी, जैसे ही सिलेंडर घूमा ऊपर गया, बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी मेटल के सिलेंडर के अंदर ही, तो वहां पे उस मटेरियल के ऊपर गिरेगी, लगातार उस पे इंपैक्ट और एट्रिशन लगता रहेगा, जिसकी वजह से उसकी साइज मिनिमाइज होती रहेगी, है ना। तो आफ्टर अ सुटेबल टाइम, एक फिक्स जो टाइम है, जो फिक्स अंतराल है, उसके बाद मटेरियल इज उसमें से निकाला जाएगा, उसको सीव में से गुजारा जाएगा, जिस सीव का चाहिए, जिस सीव नंबर से निकलने वाला चाहिए वो हमें मिल जाएगा। उस जो मटेरियल बचा, जो बड़ा मटेरियल था, उसको वापस मील में डाल के वापस रोटेट कर देंगे मील को। अब फायदा क्या है, फाइन पाउडर बना सकते हैं, सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, डाल दो एक बार बंद कर दो, कंटिन्यू काम चलता रहेगा। कैन बी यूज फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, दोनों के लिए काम में
ले सकते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं और पानी वाली वेट ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। अलाउज फॉर क्लासिफिकेशन विद द यूज ऑफ क्लासीफायर्स। बॉल मिल में क्लासीफायर लगा दो आप नीचे, तो जिस तरह का एक क्लासीफायर हो जाएगा कि भाई इस साइज का ही पार्टिकल, इस साइज का ही पाउडर बने, तो वो पाउडर बाहर निकल जाएगा, बाकी अंदर वापस यूं का यूं बना रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है बॉल मिल में, क्यों बड़ी बड़ी बॉलें, बहुत बड़ा सिलेंडर, बहुत ऊपर से बॉल गिरना, बार बार बॉल गिरना, बार बार, तो बहुत ही कैसा ऑपरेशन है? नॉइजी ऑपरेशन, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे वाला। Wears occurs on the both balls and causing potentially leading to contamination of the milled products। बार बार बॉल के गिरने से अगर बॉलों को सुपरवाइज नहीं किया जाएगा तो बॉल का अगर सरफेस टूट गई तो वो लगातार पाउडर के साथ आएगी और उसको कंटामिनेट, उसको प्रदूषित कर देगी। नेक्स्ट है आपके राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स और इफरविसेंट पाउडर। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट और इफरविसेंट पाउडर के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट को एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट भी या कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट भी कहते हैं। तो किसी टैबलेट के ऊपर अगर सस्टेन्ड रिलीज लिखा हो, SR लिखा हो, ER लिखा हो या CR लिखा हो, है ना, ऑल आर सेम, है ना, दे ऑल रेफर टू सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। सारी की सारी क्या है? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट ही है। देखिए इसमें क्या है? द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन डिजाइन टू रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जब किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो एक निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के दौरान, एक फिक्स समय के दौरान एक फिक्स अमाउंट ही ड्रग बॉडी में रिलीज करे, तो वो है सस्टेन्ड रिलीज, है ना। मतलब टाइम बाउंड रिलीज, क्या कहते हैं इसको? टाइम बाउंड रिलीज। मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाई है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इस ढंग से रिलीज हो, ग्रेजुअली रिलीज हो, किसके साथ साथ? एक एक्सटेंडेड पीरियड, एक फिक्स टाइम के साथ साथ एक लंबे समय तक बॉडी में ड्रग रिलीज होती रहे, उसको कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसी टैबलेट बनाने की जरूरत कहां पड़ी, है ना। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन, है ना। एक फिक्स कंसंट्रेशन आने के बाद ही ड्रग का एक्शन बॉडी में आता है, और वो जैसे ही कंसंट्रेशन कम होती है बॉडी में उस ड्रग का एक्शन आना बंद हो जाता है। तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बनाने का मेन प्रोस्पेक्टिव, मेन उद्देश्य ये था कि जो वो थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन है, जो एक कंसंट्रेशन बॉडी में जो ड्रग की आई जिसकी वजह से एक्शन आ रहा है, वो कंसंट्रेशन लंबे समय तक बनी रहे, ताकि लंबे समय तक ड्रग का एक्शन बॉडी में आता रहे। ये ही मेन उद्देश्य, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बनाने का है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में उस ड्रग की थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन लंबे समय तक बनी रहे, thereby reducing the frequency of administration and minimizing fluctuations in drug levels। इसकी वजह से बार बार दवाई देने की जरूरत नहीं है और किसी तरह के फ्लक्चुएशंस, कभी ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा कभी कम, इस तरह के फ्लक्चुएशन से भी बचाव संभव है ना। दिस लीड्स टू इंप्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस। इसकी वजह से पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ता है ड्रग पे, है ना, एंड मोर कंसिस्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। और जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो भी एकदम सही कंसिस्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलते हैं। समझ गए? तो पहले आपको बताना है सस्टेन्ड रिलीज यानी सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज और कंट्रोल रिलीज, ये सारे एक हैं। फिर इस टैबलेट को बनाने की जरूरत कहाँ है, फिर इसको बना दिया तो इसके फायदे क्या हैं, ये तीन चीजें आपको आंसर में जरूर लिखनी है। अब इसके फीचर्स देखो। ड्रग रिलीज प्रोफाइल्स, द रिलीज ऑफ ड्रग इज स्लो एंड कंट्रोल, है ना, ऑफन प्रोवाइडिंग अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें कंट्रोल रिलीज टैबलेट या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट में जो ड्रग रिलीज होगा वो स्लो होगा और कंट्रोल्ड तरीके से होगा, जिससे क्या होगा, एक लंबे समय तक ड्रग का एक्शन बना रहेगा। उसके बाद डोजेज फॉर्म, दे आर टिपिकली अवेलेबल एज टैबलेट्स, कैप्सूल एंड अदर ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म। फिर फायदे, एडवांटेजेस, फायदों में देखिए डोजिंग फ्रीक्वेंसी, बार बार दवाई देने की जरूरत नहीं है। मिनिमम साइड इफेक्ट, है ना, कभी इसमें ज्यादा टॉक्सिक लेवल की कंसंट्रेशन आएगी नहीं,
तो मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स, इन्हांस्ड पेशेंट कंप्लेंट, पेशेंट के भी आराम है, एक बार ही दवाई लेनी पड़ रही है, पहले 2-3 बार लेनी पड़ रही थी तो अब उससे तो कम ही लेनी पड़ रही है। तो इन्हांस्ड पेशेंट कंप्लेंट्स, मेंटेन्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक थेराप्यूटिक इफेक्ट शरीर में बना हुआ है। तो ये आपके सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या है, क्यों बनाई, फायदे क्या है, फीचर्स क्या है, इस ढंग से ही आंसर लिखना है ना। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि इसको सब कुछ पता है, तो नंबर निकलते हैं पेन में से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके इफरविसेंट पाउडर। इफरविसेंट पाउडर क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इफरविसेंस यानी झाग, वो पाउडर जो कि पानी में घोलने के बाद इफरविसेंस बनाए, झाग बनाए, है ना, वो क्या है, इफरविसेंट पाउडर। तो इफरविसेंट पाउडर आर फॉर्मुलेशन दैट रिलीज कार्बन ऑक्साइड, है ना, जो कि CO2 रिलीज करे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे यूजुअली कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये जनरली इनके अंदर एक एसिड और एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो पानी में घुलता है CO2 इवॉल्व होती है तुरंत झाग के रूप में, है ना। व्हेन द पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर अ केमिकल रिएक्शन अकर, जैसे ही पाउडर पानी में जाएगा एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बबल्स के रूप में, बुलबुलों के रूप में, है ना। दिस इफरविसेंस नॉट ओनली इनहांसेस द पैलेटेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, इस इफरविसेंस की वजह से पैलेटेबिलिटी बढ़नेगी, आराम से व्यक्ति ले सकेगा उस पाउडर को ऑफ द फॉर्मुलेशन, बट ऑल्सो एड्स इन द रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग। पेशेंट की पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ जल्दी तुरंत इसमें जो इफेक्ट है वो जल्दी इफेक्ट आएगा। अब इसके खास फीचर्स क्या हैं, मेन मतलब इसमें क्या इसके गुण हैं या क्या इसके कैरेक्टर्स है। पहला क्या है, इफरविसेंस। पहला तो इफरविसेंस ही मेन, तो पानी में डालते क्या बनेंगे, बबल्स। तो द रिलीज ऑफ गैस बबल्स, ये मेन फीचर। डोजेज फॉर्म, टिपिकली ये पाउडर की फॉर्म में होता है, सैचेट्स की फॉर्म में होता है। एडवांटेज, सॉल्युबिलिटी इंप्रूव, तुरंत घुल जाएगा और उसकी वजह से ड्रग का डिसोल्यूशन फास्ट होगा। मास्किंग ऑफ अनप्लीजेंट टेस्ट, जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, जो गंदा टेस्ट है, वो छुप जाएगा बबल्स की वजह से। पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ेगा क्योंकि आराम से पीना ही है, एडमिनिस्ट्रेशन आसान है। सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव डिफिकल्टी स्वलोइंग टैबलेट्स, जिन व्यक्तियों में, जिन पेशेंट में गोली निगलना बड़ा एक बुरा काम लगता है जिनको, कि उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत बढ़िया, इसमें तो पानी ही पीना है ना। तो सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव डिफिकल्टी इन स्वलोइंग टैबलेट्स, ऐसे पेशेंट्स जिनको गोली निगलने में दिक्कत है, कैप्सूल निगलने में दिक्कत है, उनके लिए इफरविसेंट पाउडर बड़ा सही चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, उपरोक्त में से किसी 3 को, अपन तीनों को ही समझाएंगे। एलिक्सर्स क्या है, क्रीम्स क्या है, वैक्सीन्स क्या है और इनसफलेशंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। तो एलिक्सर्स क्या है, तो एलिक्सर, सबसे पहले तो एलिक्सर क्या है, ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म है। क्या है, ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो एलिक्सर्स आर क्लियर, स्वीटन, हाइड्रोएल्कोहलिक। यहाँ पे है अंडरलाइन कि सिरप में और एलिक्सर में यही फर्क है, सिरप में अल्कोहल का यूज नहीं होता है, एलिक्सर में अल्कोहल का यूज होता है। तो एलिक्सर्स आर क्लियर, स्वीटन, हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशंस इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमेशा एज अ ओरल डोजेज फॉर्म ही लिया जाता है। दे टिपिकली कंटेन अ हाई प्रपोर्शन ऑफ एल्कोहल, ये इनकी खासियत है, इनमें अल्कोहल का एक हाई प्रपोर्शन होता है वाटर के साथ, और एक साथ में डला होता है स्वीटनिंग एजेंट, जो कि इसके टेस्ट को स्वीटन करता है, जिसकी वजह से पेशेंट आराम से ले पाता है, जिसकी वजह से पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। Elixirs are often used to deliver medications in a liquid form, allowing for easy ingestion, especially when the taste of the drug is unpleasant. जब बहुत ही गंदे स्वाद का ड्रग है, बहुत अनप्लीजेंट ड्रग है, जिसको लेना आसान नहीं है, उसका एलिक्सर बनाया जाता है अल्कोहल और स्वीटनिंग एजेंट और वाटर की मदद से। अब देखिए क्रीम क्या है। क्रीम जैसा नाम से ही पता चल रहा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, एक्सटर्नल एप्लीकेबल है। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्सन यूज्ड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन के ऊपर लगाने का सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ये जनरली ये इमल्शन होते हैं, जनरली क्या होते हैं, जनरली इमल्शन होते हैं। इसके अंदर एक वाटर फेज, दे कंटेन अ वाटर फेज एंड ऑयल फेज।
जिनको ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते हैं, मगर इमल्सन में इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से इनको स्टेबलाइज्ड कर लिया जाता है ना। क्रीम्स आर वर्सेटाइल, क्रीम कई तरह की होती हैं। दे कैन बी फॉर्मुलेटेड एज WO इमल्शन यानी वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर इमल्शन, जिसकी वजह से स्मूथ और इजी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी बनती है। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशंस, है ना। स्किन डर्मेटोलॉजी यानी डर्मा यानी स्किन में इसका कई सारा स्किन के ट्रीटमेंट में इसका यूज बहुत ज्यादा है। टू डिलीवर मेडिकेशंस एंड प्रोवाइड अ सूथिंग इफेक्ट, एक मेडिकेशन भी डिलीवर कर दे स्किन के थ्रू और साथ साथ स्किन पे सूथिंग इफेक्ट, है ना, जो कटी फटी स्किन है उसको स्मूथ करना, उसको कहते हैं सूथिंग इफेक्ट भी दे दे। और फिर बाद में है वैक्सीन, जैसा अपन पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हैं, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा तो कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी। वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल और केमिकल प्रिपरेशन डिजाइन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। वैक्सीन वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि पर्सन के इम्यून सिस्टम को डेवलप कर दे, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को और डेवलप कर दे और स्टिमुलेट कर दे बीमारियों के खिलाफ, ताकि कोई भी बीमारी उसको जल्दी पकड़ नहीं पाए। वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस डिजाइन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। जिस डिजीज की वैक्सीन दी उस डिजीज के खिलाफ, जिस डिजीज की वैक्सीन दी उस डिजीज के खिलाफ बॉडी में क्या बन जाए, इम्यूनिटी बन जाए, ये वैक्सीन का मेन पर्पस होता है। अब समझिए आप वापस, वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशन डिजाइन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ जिस बीमारी की वैक्सीन दी गई है उस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन दी जाती है। दे टिपिकली कंटेन वीकेंड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन। वैक्सीन के अंदर या तो जो पैथोजन है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसको वीक करके या किल करके पेशेंट के शरीर में डाल दिया जाता है ना। ऑन देयर कंपोनेंट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे ही वैक्सीन गई इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया, उसने लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, उसने उसको पैथोजन समझ के अपने शरीर में एंटीबॉडी बनाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी दिमाग में सेव हो गई कि इस तरह का कोई भी पैथोजन आएगा तो उसको जरूर तुरंत किल करना है। तो वैक्सीन लगाने के बाद अगर जिस डिजीज की वैक्सीन लगी है उस डिजीज का पैथोजन शरीर में आया तो ज्यादा नुकसान शरीर को नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पहले से ही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन गई है। शरीर उसको तुरंत पहचान लेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के तुरंत उसको किल कर देगा, है ना। तो वैक्सीन जो किस में हेल्प करता है, वैक्सीन हेल्प्स द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करता है ना। इसके बाद इनसफलेशंस क्या होते हैं? इनसफलेशंस अब आजकल तो कम प्रैक्टिस में आते हैं। इनसफलेशंस रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर और एरोसॉल इनटू बॉडी कैविटीज सच एज द नेजल और पल्मोनरी कैविटीज। दिस मेथड अलाउज फॉर द रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जैसे पाउडर को सूंघ के इनहेल करके जो ड्रग दवाई काम में ली जाए, ऐसा पहले अब कम चलन में है ये। तो इनसफलेशंस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर। ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया और उसको या तो एरोसॉल की मदद से या बॉडी कैविटी में डाला, जैसे नेजल में, नाक में या पल्मोनरी कैविटी में। ये मेथड, इस मेथड की वजह से रैपिड अब्जॉर्प्शन, तुरंत ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब होती है। और कहां से अब्जॉर्ब होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन में से। तो इनसफलेशंस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट्स एंड इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस और फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, है ना। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलिए आप नेक्स्ट डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फ्रीज ड्राइंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन किसके ऊपर है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है फार्मेसी फील्ड में? ड्राइंग का मतलब होता है सब्सटेंस में से वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा लेना, जो भी वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर लेना, ये कहलाता है ड्राइंग। तो फ्रीज ड्राइंग, जिसमें फ्रीज ड्राइंग क्या है? फ्रीज ड्राइंग जिसको कि लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। या तो फ्रीज ड्राइंग पूछे या लायोफिलाइजेशन पूछे, सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज। लायोफिलाइजेशन एंड फ्रीज ड्राइंग इज द सेम प्रोसेस, है ना। इट इज अ प्रोसेस यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में से मॉइस्चर को
हटाना फ्रीज ड्राइंग कहलाता है। वाइल प्रिजर्विंग इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, जिस सब्सटेंस में से मॉइस्चर हटाया है उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके गुण वैसे ही बरकरार रहने चाहिए, सिर्फ उसमें से मॉइस्चर हटाना है, वाटर कंटेंट को हटाना है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स फ्रीजिंग द मटेरियल, इसमें पहले मटेरियल को फ्रीज किया जाता है, देन सब्जेक्टिंग इट टू अ वैक्यूम, फिर उसमें वैक्यूम क्रिएट करके अलाउइंग द फ्रोजन वाटर, जैसे ही उसको फ्रीज किया, फ्रीज करते ही जो वाटर कंटेंट है, फ्रीज करते ही वाटर का क्या होता है, उसका आइस बन जाता है। तो फ्रोजन वाटर यानी कि आइस जो है वो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होके सीधा उसकी वेपर बन जाना। जब किसी सॉलिड मटेरियल का लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होके एक स्टेप पूरा हट गया, सीधा सॉलिड से गैस, सॉलिड से सीधा गैस, तो यह प्रक्रिया कहलाती है सब्लिमेशन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। तो फ्रीज ड्राइंग का मेन जो कह सकते हैं कि मेन जो चीज है या मेन जो इसकी भावना है वो ये है कि वाटर कंटेंट, जो भी मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट था उसको फ्रोजन करके सीधा सब्लिमेट करना, यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट था उसको फ्रीज किया तो बर्फ बनी, बर्फ को वापस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कराना है, सीधा वेपर में बाहर निकालना है, तो वो है सब्लिमेशन। और ये फ्रीज ड्राइंग का मेन प्रिंसिपल, लायोफिलाइजेशन का मेन प्रिंसिपल है ना। देखिए यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दिस मेथड इन्वॉल्व फ्रीजिंग द मटेरियल, मटेरियल को फ्रीज किया, फिर उसमें वैक्यूम लगाया, तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही फ्रीज किया वो क्या बना, आइस। अब उसका सीधा क्या किया, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या, सॉलिड फेज को सीधा वेपर में कन्वर्ट कर दिया विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज आने ही नहीं दिया। तो अब देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। सबसे पहले फ्रीजिंग होगा, द सब्सटेंस इज इनिशियली फ्रोजन एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट, जो भी उसका ट्रिपल पॉइंट है उससे नीचे ले गए, सीधा वो मटेरियल जम गया। उससे हमें इंश्योर करना है कि आइस के क्रिस्टल बने, या जैसे ही आइस के क्रिस्टल बन गए, हाँ भाई फ्रीजिंग हो गई। उसके बाद प्राइमरी ड्राइंग करेंगे, द फ्रोजन मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, सीधा उसको किस में रखा, वैक्यूम को, हीट इज अप्लाइड, दिस कॉजेज द आइस टू सब्लिमेट, इससे आइस सीधी क्या होगी, सब्लिमेट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। रिमूविंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो जितना ही वाटर था सीधा हमने क्या बना दिया, वेपर। तो दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर मॉइस्चर रिमूवल, ये स्टेज बड़ा क्रूशियल है, ये बहुत ध्यान से संपादित होना चाहिए। सेकेंडरी ड्राइंग, इन दिस फेज एनी रिमेनिंग बाउंड वाटर, मान लो सब्लिमेशन हो गया है, वेपर निकल के सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अगर कोई मॉइस्चर रह गया है, ऐसा मॉइस्चर जो कि बाउंडेड मॉइस्चर है, जो कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर में है ना, इन दिस फेज एनी रिमेनिंग बाउंड वाटर इज रिमूव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर स्लाइटली, धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ाया, विच हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब देखिए इसका ये जो फ्रीजिंग हुई, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग हुई, फ्रीजिंग यानी आइस में कन्वर्ट करना, प्राइमरी ड्राइंग यानी सब्लिमेशन करना, सेकेंडरी ड्राइंग यानी जो बाउंड वाटर है, जो बाउंड वाटर है उसको हटाना। फिर अब इसका यूज कहां कहां है, पहला फार्मास्यूटिकल, फ्रीज ड्राइंग इज कॉमनली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग, वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल, है ना। मॉइस्चर कंटेंट कम से कम होगा तो प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट होने की वजह से सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। देयर इज मोर चांसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मॉइस्चर कंटेंट, सो द प्रोडक्ट मस्ट बी फ्रीज ड्राइड, है ना। जैसे कि ड्रग है, वैक्सीन है, बायोलॉजिकल है, इसलिए उनको फ्रीज ड्राइंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, ताकि उसमें जो भी वाटर कंटेंट है वो बिल्कुल ही 0% पे रहे। फूड प्रिजर्वेशन, जैसे ही हमने पहले भी पढ़ा है, समझ चुके हैं, बचपन से ही समझ रहे हैं, जिस फूड प्रिपरेशन में पानी होगा उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अचार खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि पानी की मात्रा 0 है, ओनली ऑयल, है ना। तो फूड प्रिजर्वेशन में भी काम में लायोफिलाइजेशन को ले सकते हैं। सर्टेन फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल एंड इंस्टेंट कॉफी अंडरगो फ्रीज ड्राइंग टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ, उसके पड़े रहने की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, लंबे समय तक पड़े रहेगा तो भी खराब नहीं होगा। बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत काम का है, एंजाइम बनाने में,
प्रिजर्वेशन करने में, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के प्रिजर्वेशन में, हिस्टोरिकल आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन, कोई पुरानी चीजें हैं, हिस्टोरिकल चीजें हैं, उनको प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्व करना है तो मॉइस्चर कंटेंट तो हटाना है, नहीं तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाएंगे और उसको डिग्रेड कर देंगे। एडवांटेजेस, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, जितना प्रिजर्व करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। फ्रीज ड्राइंग प्रिजर्व्स द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, कलर एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रीज ड्राइंग से गुजरने के बाद सेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी? लॉन्ग सेल्फ लाइफ, लंबी सेल्फ लाइफ हो जाएगी, एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ हो जाएगी। रीहाइड्रेशन कैपेबिलिटी, फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली रीहाइड्रेट, अगर उसमें वापस वाटर ऐड करना है, वापस उसको रीहाइड्रेट करना है तो वो भी संभव है। रिड्यूस्ड वेट, जैसे ही वाटर कंटेंट हटा वेट रिड्यूस हो गया है ना। द रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, मेकिंग इट इजियर फॉर स्टोरेज, फिर उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करना आसान है। जितना हल्का होगा उतना ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज आसान होगा। तो फ्रीज ड्राइंग जो है वो एक वर्सेटाइल मेथड है जो नॉन इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेंसिटिव मटेरियल, जो सेंसिटिव मटेरियल की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। इट इज अ प्रिफर्ड चॉइस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है यानी कि जो इम्यूनिटी से संबंधित जो प्रोडक्ट है, वैक्सीन, सीरा, टॉक्सिन्स है ना, टॉक्सोइड्स वगैरह, ये सारे, इनका स्टोरेज कैसे किया जाए। तो स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वैक्सीन, सीरा और अदर बायोलॉजिकल, इट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट। ये एकदम सही तरीके से स्टोर होने चाहिए क्योंकि इनका जो लेना देना है वो इम्यूनिटी से यानी कि जीवन शैली पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो वैक्सीन सब क्वालिटी के या हल्के स्टैंडर्ड के कभी नहीं होने चाहिए, तो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे उसलिए इसके लिए उनका स्टोरेज भी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पहला जो कंसिडरेशन है वो है टेम्परेचर कंट्रोल। रेफ्रिजरेशन, कई सारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हैं वो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखने हैं, तो इसके लिए रेफ्रिजरेटर जो हैं वो यूज करने चाहिए ताकि एग्जैक्ट 2 से 8 डिग्री के बीच की रेंज मिले। फ्रीजिंग, सर्टेन प्रोडक्ट्स में भी सेंसिटिव फॉर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, इट क्रूशियल टू अवॉइड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कभी नहीं करनी है, वैक्सीन को कभी भी जमाना नहीं है, तो फ्रीजिंग का ध्यान में रखना है कि फ्रीजिंग नहीं हो जाए, है ना। मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, एक एजुकेटेड या क्वालिफाइड पर्सन जो है वो उसके टेम्परेचर मॉनिटरिंग में लगना चाहिए बार बार जाके कि 2 से 8 है या नहीं है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ स्टोरेज टेम्परेचर इज इसेंशियल। दिस इज टिपिकली डन यूजिंग कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर्स, एकदम कैलिब्रेटेड वो थर्मामीटर जो खुद सही हो, जिनका बार बार कैलिब्रेशन हुआ हो, है ना, जो कैलिब्रेटेड थर्मामीटर हो वही काम में होने चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, किस टाइम पे रखा, किस दिन रखा, इस समय टेम्परेचर क्या था, ये बार बार सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ताकि क्वालिटी एश्योरेंस में मदद मिले। प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट, फोटो सेंसिटिव, अगर कोई लाइट से खराब होने वाला वैक्सीन या इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है तो वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल में ही जमा होना चाहिए। सम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, तो दे मे डिग्रेड व्हेन एक्सपोज टू डायरेक्ट और प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर। अगर फोटो सेंसिटिव हुआ तो डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में आते ही खराब हो जाएगा। तो सच प्रोडक्ट्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन एम्बर कलर्ड वायल्स, ऐसे प्रोडक्ट को एम्बर कलर के वायल में ही पैकेज करना चाहिए जो कि यूवी लाइट को अंदर नहीं आने दे। स्टोरेज ड्यूरेशन, एक्सपायरी डेट्स, ऑलवेज अदर टू एक्सपायरी डेट्स मेंशन्ड ऑन द प्रोडक्ट लेबल्स, एक्सपायरी डेट हमेशा लेबल के ऊपर लगी हुई होनी चाहिए। एक्सपायर्ड वैक्सीन प्रोडक्ट में लूज देयर इफेक्टिवनेस एंड कुड पॉजेज रिस्क, अगर टाइम बाउंड यानी कि जो भी एक्सपायरी डेट से बाहर का इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है वो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट देता है। सेपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर अरेंजमेंट, डिफरेंट वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट को सेपरेटली स्टोर करना चाहिए। जो 2 से 8 डिग्री वाले हैं वो अलग, जो 8 से 16 वाले हैं वो अलग, इस तरह से बिल्कुल एज पर टेम्परेचर और एज पर जो भी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट होना चाहिए। इमरजेंसी प्लानिंग, बैकअप सिस्टम, हैविंग contingency plans in place for power outages or equipment failures. Backup power sources and alarms can help maintain appropriate storage condition during emergencies, है ना। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो कि प्रॉपर, जैसे मान लो एक रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, एक सिस्टम पूरा आपका जो कोल्ड चेन वाला सिस्टम था वो खराब हो गया, तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास बैकअप होने चाहिए।
ट्रांसपोर्ट कंडीशंस, जो ट्रांसपोर्ट करना है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जहाँ वैक्सीन बना वहीं लग जाएगा। वैक्सीन जहाँ बना वहाँ से 500, 700, 1000, 2,000 किलोमीटर दूर भी उसको ट्रेवल करना होगा, ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो सबसे लास्ट का व्यक्ति है, जिसको हेल्थ केयर सिस्टम सर्विस कर रहा है, उस लास्ट के व्यक्ति तक, उस सबसे जो एंड का व्यक्ति है, उसको भी वैक्सीन लगे तो वैक्सीन की क्वालिटी सही रहनी चाहिए। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कंसिडरेशन कोल्ड चेन का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस अधर्स टू रेगुलेशंस, बार बार ये जीडीपी को फॉलो करना है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस को, जीएसपी को, गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, है ना, जो नियम बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, जो प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम एनी 3 टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। पेरेंटल प्रोडक्ट्स और टैबलेट को टेस्ट करने के लिए इवोल्यूशन करना या टेस्ट करना एक ही बात है कि ये इनकी क्वालिटी सही है या नहीं है, तो उनके 3 टेस्ट बताइए। तो पहले तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स यानी वो प्रोडक्ट जो कि सीधे ब्लड स्ट्रीम में लगे, है ना, इंजेक्टेबल रूट से या सबलिंगुअल रूट से जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाए, डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन वाला जो पूरा मैटर है वो स्किप हो जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो पहली टेस्टिंग तो क्या करनी है, स्टरलिटी टेस्टिंग। स्टरलिटी का मतलब या स्टरलाइज का मतलब वो प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो स्टरलाइज कहलाता है। तो जो सीधा ब्लड में जाएगा प्रोडक्ट, वो स्टरलाइज होना ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि जो अगर 1% भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ तो सीधा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। कोई बैरियर उसको मिलेगा नहीं, कोई फिजिकल बैरियर शरीर का उसको मिलेगा नहीं, सीधे वो ब्लड में पुश किया जाएगा। इसकी वजह से उसका स्टरलाइज होना बहुत जरूरी है, और वो स्टरलाइज है या नहीं है उसको चेक किससे करेंगे, स्टरलिटी टेस्ट से। क्यों कर रहे हैं, टू इंश्योर दैट द पेरेंटल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इनोकुलेटिंग द प्रोडक्ट इनटू अ सूटेबल मीडियम एंड ऑब्जर्विंग द माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना, उसको इनोकुलेट करेंगे, पहले उसको मीडियम देंगे चेक करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए मीडियम देंगे, एक फिक्स टाइम देंगे, उसके बाद उस सैंपल को चेक कर लेंगे, हाँ भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हुआ क्या। अगर ग्रोथ हो गया तो सैंपल स्टरलाइज नहीं है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हुआ तो सैंपल इज स्टराइल। पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट, पार्टिकुलेट मैटर यानी कोई एक्सटेनियस मैटर, कोई जो बाहर का मैटर, कोई धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, ये तो कोई नहीं है पेरेंटल प्रोडक्ट में। इसको विजुअल इंस्पेक्शन और अप्रोप्रिएट पार्टिकल काउंटिंग मेथड से इसको हम चेक कर सकते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन से देख के ढंग से कि कोई कचरा तो नहीं है। पायरोजन टेस्ट, पायरोजन यानी कि बुखार लाने वाला कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पायरोजन कहलाता है। पर्पस इंश्योर दैट द पेरेंटल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम पायरोजेनिक सब्सटेंसेस दैट कुड कॉज फीवर, जिसकी वजह से फीवर नहीं हो। प्रोसीजर मेजर्स द टेम्परेचर रिस्पॉन्सेस फॉर रैबिट, इसमें क्या करेंगे, रैबिट के ऊपर ये टेस्टिंग की जाएगी, अगर रैबिट का टेम्परेचर बढ़ता है तो मतलब पायरोजन है। फिर टैबलेट को कैसे चेक करना है, सबसे पहला टेस्ट टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। जो आपने टैबलेट ली वो अंदर जाके टूट रही है या नहीं टूट रही है, उसको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से चेक करते हैं। तो डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ टैबलेट टू डिसइंटीग्रेट, जिस टाइम के बाद वो डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए उस टाइम के बाद हो रही है या नहीं हो रही है। इसको चेक करने के लिए डिसइंटीग्रेटिंग अपैरेटस का काम लिया जाता है, ताकि वो पता चल जाए डिसइंटीग्रेट हो रही है टैबलेट या नहीं हो रही है। डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, अगर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो ब्लड में कभी अब्सॉर्ब नहीं होगी। तो इसको भी चेक करने के लिए डिसोल्यूशन अपैरेटस का काम लिया जाता है, डिसोल्यूटिंग अपैरेटस को काम में लिया जाता है ना। पर्पस क्या है, एक्सेस द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डिसॉल्व फ्रॉम द टैबलेट। टैबलेट में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था वो फिक्स निर्धारित समय के बाद डिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ, है ना। प्रोसीजर में डिसोल्यूशन अपैरेटस काम में लिए जाएंगे। तीसरा हार्डनेस टेस्ट, मेजर्स द टैबलेट रेजिस्टेंट टू क्रशिंग और ब्रेकिंग, है ना। टैबलेट की हार्डनेस जो है ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और कम हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल की हार्डनेस होनी चाहिए। तो इसको प्रोसीजर करने के लिए हार्डनेस टेस्टर मॉन्सेंटो टेस्टर या फाइजर कंपनी का है तो फाइजर हार्डनेस टेस्टर काम में लिया जाता है।
डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट, उससे पता चल जाएगा कि इतनी हार्डनेस की टैबलेट बनी है। These tests are integral to the quality control and assurance procedures, control and assurance process in pharmaceutical manufacturing, ensuring that the both parental products and ये सारे टेस्ट की वजह से, सारा टेस्ट करके दोनों जो टेस्ट हैं जो पेरेंटल प्रोडक्ट पे और टैबलेट पे किए गए हैं, ये इनके द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बना वो सही क्वालिटी का, सही लेवल का, एकदम ऑप्टिमम कैरेक्टर्स वाला बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। इस तरह से 10 आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। थैंक यू।